Good morning, students. Today we are going to discuss about the nuclear power. We have discussed about the benefits, advantage, disadvantages of the multipurpose project. उसके बाद ओल्ड बुक में थर्मल पावर का है, लेकिन आपके न्यू कोर्स में नहीं है, तो उसको मैं डिलीट करके अभी आगे बढ़ रहा हूँ. नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर पावर. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो आपने साइंस में पढ़ा है, ये टू टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं. दे आर हेल्ड टुगेदर एंड फ्रॉम दैट द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस इज योर न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है. डेट वी कैन यूज इन डेट. बहुत सारे रॉ मटेरियल होते हैं जो एटॉमिक एनर्जी के जनरेशन में यूज किए जाते हैं. उनके नाम है यूरेनियम, प्लेटोनियम, बेरिलियम एंड थोरियम. ओके, यूरेनियम है वो बिहार और राजस्थान की एरिया में पाया जाता है. मोनजाइट सैंड्स की बात करोगे तो केरला कोस्ट, मोनजाइट सैंड्स ऑन केरला कोस्ट कंटेन थोरियम, बट थोरियम हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू यूरेनियम टू बी यूज्ड एज ए न्यूक्लियर फ्यूल. तो भारत देश के पास 50% वर्ल्ड के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो वी आर हैविंग 50% थोरियम. लेकिन करना क्या पड़ता है, तो कि उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा थोरियम को यूरेनियम में. ओके, आफ्टर दैट वी कैन यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल. एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखने जाओगे तो टोटल जनरेशन में आप देखोगे तो 3% टोटल जनरेशन, पावर जनरेशन है उसका पोटेंशियल. लेकिन फ्यूचर में हम और डेवलप कर सकते हैं एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल. It requires technical know and how which India has achieved lately. Now, technically also we have to develop ourselves. थोरियम हमारे पास बहुत अच्छा है among as compared to the other countries, 50% of the total world. तो उसको अगर हम यूरेनियम में कन्वर्ट करके फ्यूचर में अगर टेक्नोलॉजी डेवलप करके कर सकते हैं तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस. ओके, 6 कंट्रीज के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, उसमें से हम भी शामिल है. यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस एंड कनाडा, जिनके पास कैपेसिटी है न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिपेंडेंटली डेवलप किया है उन्होंने. तो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट है. ओके, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैव बीन कंस्ट्रक्टेड नियर सोर्स ऑफ वाटर बिकॉज इट रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग पर्पस. ज्यादातर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो बनाए जाते हैं वो पानी के सोर्स के नजदीक बनाए जाते हैं, तो कूलिंग करना जो होता है वो बहुत आसान हो जाता है. तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूक्लियर एनर्जी है, अभी तो हम 3% यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द अदर एनर्जी. लेकिन इन फ्यूचर अगर टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए तो ये ज़्यादा भी हो सकता है और दूसरे एनर्जी के कंपैरिजन में आप आगे देखोगे कि कितना हेल्पफुल भी हो सकता है. लेकिन इसके डिसएडवांटेज बाय द साइड ये भी होंगे. आगे हम देखेंगे कि भाई इसके जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं डेट इज ऑल्सो, मतलब उनका भी ध्यान रखना पड़ता है. तो कोई भी एनर्जी के बारे में जब पढ़ेंगे तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हमारे साथ होते हैं. ठीक है. नाउ सेकेंड पैराग्राफ इज अबाउट द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया. कहाँ पे पावर स्टेशन है. ओके, तो फर्स्ट वाला है वो हमें याद रखना है, तारापुर. दिस यू हैव टू रिमेम्बर, इसको अंडरलाइन करके रख देना, क्योंकि पहला वाला है कोई भी चीज जब फर्स्ट फाइंड की जाती है या डेवलप की जाती है तो इनका 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं. ठीक है. अदर्स प्लांट लोकेटेड एट द कलपक्कम इन तमिलनाडु, राणा प्रताप सागर इन कोटा, नरोरा इन उत्तर प्रदेश, काकरापारा नियर सूरत इन गुजरात. तो दूसरे सब नाम दिए गए हैं वो आप देख लेना.
फर्स्ट वाला नाम जो पावर स्टेशन डेवलप हुआ था फर्स्ट वाला, वो तारापुर में 1969, ये इम्पोर्टेंट था, मैंने इसलिए इसका डिस्कशन कर दिया है। इसको आपको अंडरलाइन करके रख देना है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, ठीक है। अभी एडवांटेजेस देख लेते हैं न्यूक्लियर पावर के। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी अगर हम करते हैं तो कोल और अदर फॉसिल फ्यूल का जो हम यूज करते हैं वो कम हो जाएगा। फर्स्ट थिंग कि अगर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हमने देखा 3% ही हम करते हैं, आगे हमने देखा है, लेकिन बाय द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी वी कैन इंक्रीज डेट यूज। तो अगर ये करते हैं तो कोल जो फॉसिल फ्यूल है हमारा, उसका अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। अगर उसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो भी डिक्रीज होगा, पोल्यूशन भी डिक्रीज होगा। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये दूसरा एडवांटेज ये है कि लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल इज रिक्वायर्ड। द कॉस्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी जनरेटेड। तो आप जितनी एनर्जी जनरेट करते हो उसका अगर आप कॉस्टिंग देखने जाओगे तो सिर्फ 20% है। तो मतलब 100 रुपये का जनरेशन किया इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें कॉस्टिंग आपका 20 रुपीज ही आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The production of electric energy is continuous. The nuclear power plant generate electricity for almost 90% of the annual time. अभी हम एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। 90% एनुअल टाइम। इसका मतलब आपको इस तरह से समझना है कि बिना रुकावट के ये एनर्जी का आप यूज कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर हम सोलर एनर्जी की या उसकी बात करेंगे विंड एनर्जी की, तो आपको पता है कि कभी कभी सोलर एनर्जी के साथ एज पर द सीजन चेंजेस प्रॉब्लम्स होते हैं, विंड एनर्जी में भी होते हैं। तो वैसे हालात यहाँ पे नहीं होंगे, आप कंटिन्यूसली एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हो। ये आपका 90% एनुअल टाइम इस तरह से समझना है आपको, ठीक है। इट रिड्यूसेस द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ अदर फ्यूल सच एज पेट्रोल। तो अभी देखो, पेट्रोल या कोल या इसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और अगर इसका रिड्यूस हम कर देते हैं तो मतलब जो प्राइस का जो डिफरेंशिएशन आता है तो वो कम हो जाएगा। This continuity benefits the electric planning as nuclear power does not depend on natural aspect as in the case of renewable sources like solar and wind। जो मैंने आपको आगे बताया कि आप नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करोगे, आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करोगे, सोलर है, विंड है, तो इसमें आपको फिर नेचुरल है वो, तो उसका अब फ्लक्चुएशन भी होगा। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन के चांसेस नहीं है। तो पूरे साल में आप इस तरह से बना सकते हो। 90% ऑफ द एनर्जी यू कैन मेक द यूज। इट इज एन अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल सोर्स। द कंजप्शन ऑफ द फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल विल रिड्यूस। पहले पॉइंट पे बात किया था, वापिस आया है कि भाई अगर इसका यूज बढ़ाते हैं तो फॉसिल फ्यूल का यूज कम हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा। ओके, तो कोल और ऑयल का अगर हम रिड्यूस करते हैं, बेनिफिट ये है कि फिर पॉल्यूशन आपका कंट्रोल रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम जो सिचुएशन है, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज का जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में हो जाएगा। तो ये थे हमारे न्यूक्लियर पावर के एडवांटेजेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। पहला है एनवायरमेंटल इफेक्ट क्या आता है, इम्पैक्ट क्या आता है। तो कि वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यू इज द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट इन रिलेशन टू द यूरेनियम। अगर आप यूरेनियम का यूज करते हो तो एनवायरमेंटल इफेक्ट ये आता है कि वो पोल्यूशन हैजार्ड है, उसका जो वेस्ट बनता है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट, वो बहुत डेंजरियस है। उसको ठीक जगह पे हमको सेव करके रखना पड़ता है, और जहां पे रखेंगे वो भी देखना पड़ता है कि क्योंकि 10 साल से 100 साल तक आगे आएगा आपका, 10 से लेकर 100 ईयर्स तक उसमें केमिकल प्रोसेस होने के चांसेस रहते हैं। आजू बाजू के एरिया के लिए इफेक्टिव हो सकता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट डेंजरियस साबित हो सकता है। ओके, सेकंड पॉइंट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्टर नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ एट ए सेफ प्लेस सिंस दे आर एक्सट्रीमली हैजार्डियस। बहुत डेंजरियस है, सेफ प्लेस पे उसको डिस्पोज करना पड़ता है रेडियो एक्टिव वेस्ट को। इफ नॉट स्टोर्ड प्रॉपर्ली सच काइंड ऑफ वेस्ट एमिट्स रेडिएशन फ्रॉम 10 to 100 of years। तो 10 साल से लेकर 100 साल तक इसमें से
रेडिएशन निकलते रहेंगे और आजू बाजू के एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल रहेगा वो, ओके, लोगों के लिए भी हार्मफुल रहेगा। थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट। द रेडियोएक्टिव वेस्ट कैन कोज सीरियस हेल्थ इफेक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल एज वेल एज द एनवायरमेंट। दोनों के लिए खतरनाक है, डेंजर है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एनवायरमेंट के लिए भी। एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे, चेरनोबिल एक्सीडेंट ऑन 26 अप्रैल 1983 एट द चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट was the worst nuclear accident in the history। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी उसमें, और ज़्यादा देखना है तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। लेकिन आप हिस्ट्री में अगर देखने जाओगे तो सबसे बुरा अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ हो तो ये वाला था, ठीक है। हाई कॉस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी एंड डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इज वेरी एक्सपेंसिव। देखो वहां पे 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट वो हमने देखा था, लेकिन उसके बाद ये जो वेस्ट बचता है उसको संभालना, उसको सेफ जगह पे डिस्पोज करना, ये थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो प्रोडक्ट बनना वो आसान है, वो इतना कॉस्टली नहीं होता, लेकिन उसके बाद उसका जो वेस्ट है उसका जनरेशन होता है और उसको संभालना, सेफ प्लेस पे रखना, ट्रांसपोर्ट करना, ये दिक्कत हो सकती है, ओके। फिफ्थ वाला पॉइंट, यूरेनियम इज फिनिट। फिनिट एंड इनफिनिट आपको पता है, तो यूरेनियम है वो लिमिटेड अमाउंट में है, ओके। दूसरे सोर्स की तरह जैसे फ्यूल आते हैं हमारे, इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू माइन, रिफाइन एंड ट्रांसपोर्ट यूरेनियम। तो आप उसको माइनिंग करोगे, निकालने का काम करोगे, उसको फिर रिफाइन करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो वहां पे ये सब चीजें मिलके आप देखोगे तो वो आपका एक्सपेंसिव हो जाता है। फिफ्थ वन, इट इज यूज्ड टू मेक वेपन। If this weapon go into wrong hands, the military can misuse it. Nuclear power plants are prime target for the terrorist activities. तो न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में आपको पता है, उसमें से बॉम्ब और ऐसी बहुत सारे वेपन्स बनाए जा सकते हैं। अगर गलत हाथों में आ गए वो तो बहुत सारे लोगों के लिए तबाही मच जाएगी। तो ये थे हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, दोनों नाम सेम है। इसमें आपके सोलर रिलेटेड दूसरे बारी बारी हम देखते हैं, अभी से नहीं, मतलब आपको पता भी है, हमने आगे टेबल देखा था, ओके। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एनर्जी इज द मोस्ट important necessary for the daily life of the all living beings and of various form of energy. Electrical energy is the most important form for the immense advantage offered by it. Most significantly for the utilization of the energy. It is the most efficient and cleanest form of energy when used for industrial, commercial and domestic requirement. अभी आप देखने जाओगे तो ह्यूमन बींग्स के लिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेली लाइफ में। फैन से लेके आप देखोगे तो मतलब व्हीकल से लेके सब जगह पे हमको मतलब यूज किया जाता है एनर्जी का। उसमें भी आप इलेक्ट्रिक का एनर्जी का अगर देखोगे तो उसका यूज सबसे ज्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री में, कॉमर्शियल, डोमेस्टिक सब में इसका रिक्वायरमेंट है, ओके। द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, गैस, ऑयल to produce steam from water that is made to run steam turbine which is turn rotate the electric energy. Such generating plant are called as thermal power plant. तो आपको पता है कि भाई फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाएगा, उसमें से कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाएगा। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के बारे में बताया था, आगे हमने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा, थोड़ा सा बता देता हूँ कि पानी को गर्म किया जाता है, उसमें से जो स्टीम निकलता है उससे टरबाइन मूव करेगा और उसमें से फिर जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक, ओके। इलेक्ट्रिक जनरेटर में टरबाइन उनके साथ कनेक्टेड होता है और उसमें से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो थर्मल पावर स्टेशन बनता है आपका। द अदर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज फ्रॉम वाटर स्टोर्ड टू ए ग्रेट हाइट एंड और इन ए
जाइजेंटिक वॉल्यूम, बहुत सारा पानी यहाँ बहुत ऊपर हाइट के ऊपर स्टोर किया गया होता है। फिर उसको वाटर टर्बाइन के साथ कपल किया जाएगा, हाइड्रो जनरेटर्स के साथ कनेक्टेड किया जाएगा और हाइड्रो पावर स्टेशन बनाए जा सकते हैं। थर्मल पावर स्टेशन की बात हुई, हाइड्रो पावर स्टेशन की बात हुई, दोनों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। ओके। थर्ड form of fuel is or input used for electricity generated is the nuclear fuel in the nuclear power station। तो आगे हमने न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात की तो उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात हुई थी। तो 3 फॉर्म हमने देखे, थर्मल पावर, स्टीम वाला, पानी का वाटर को गर्म करके स्टीम से फिर टर्बाइन मूव करेगा वो वाला। सेकेंड वन इज हाइड्रो, पानी का स्टोरेज किया जाता है, हाइट के ऊपर से फिर पानी को नीचे लाया जाएगा, टर्बाइन के साथ मूव होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा आपका। थर्ड वन वॉज न्यूक्लियर पावर वाला जो हमने अभी ही हाल ही में रीड किया था। ओके। हाउएवर विद द फास्ट डिप्लीटिंग सोर्सेज ऑफ फॉसिल फ्यूल required for producing thermal power and various complex problems associated with the production of hydro and nuclear power, man has been forced to look for fresh avenues of producing electricity, and as it is often said, necessity is the mother of invention। तो यहाँ पे ये 3 तरीके से हम एनर्जी का यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं, बात सही है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों देखे हैं। तो ड्यू टू डेट अभी एक ज़रूरत खड़ी हुई है कि हम इसका कोई और सोर्स देखें जिससे एनर्जी प्रोड्यूस की जा सके। ओके। तो यहाँ पे एक थॉट जैसा दिया गया है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो अभी ज़रूरत है तो कुछ नया हमको इन्वेंट करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल का अगर आप एग्जांपल लोगे तो वो फिनिट सोर्स ऑफ एनर्जी है, फ्यूचर में खत्म हो जाने वाले हैं, तो इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके। The sun, water, wind have been the inexhaustible source of energy for the time immemorial। जब से टाइम चल रहा है, जब से ये दुनिया चल रही है, तो आप सबको पता है कि ये एनर्जी कभी खत्म ना होने वाली एनर्जी है, वो आपको मिलती ही रहेगी। ओके। उसका क्वांटिटी में लेस हो सकता है एज पर द सीजन, लेकिन मिलेगी जरूर आपको कंटिन्यूसली। और सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज ये एनर्जी का यूज करके आप दूसरा बाय प्रोडक्ट बनाते हो तो पोल्यूशन के चांसेस नियर अबाउट 0 है आपके। तो हमको ये एनर्जी का यूज करके अल्टरनेटिव सोर्स हमको फाइंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन फ्यूचर फॉसिल फ्यूल आर गोइंग टू एग्जॉस्ट, खत्म हो जाने वाले हैं। तो वी हैव द नेसेसिटी टू फाइंड द न्यू alternative। Over the last many decades, man has learned to harness this primary source of energy to produce electricity in successful and commercially viable form। तो अभी आप देखोगे तो बहुत सारे लोग सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी का यूज करके सक्सेसफुली हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस भी किया है। ओके। कॉमर्शियली आप देखने जाओगे तो बिगिनिंग में अगर आप कोई नई चीज करते हो तो थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। सोचो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, सोलर प्लेट्स, सोलर पैनल्स जो हम हमारे रूफ के ऊपर लगाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ओके। मेरे घर के बाजू में ही लगाया गया था, तो मैंने उनको पूछा था पर डे का, समर का एग्जांपल लिया था मैंने कि समर में आप कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिसिटी। तो उन्होंने कहा था 12 यूनिट पर डे, 12 यूनिट इन समर एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। ओके। तो आप सोचोगे कि नियर अबाउट 3 मंथ तो कंटिन्यूसली आपको सोलर एनर्जी मिलने वाला है समर में। तो 12-12 करके आप कैलकुलेशन करोगे तो महीने के 360 यूनिट हुए। ओके। नियर अबाउट आपको 3 महीने में बहुत अच्छे वाले, अभी आप कंजप्शन का देख लो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि पर हाउस का कंजप्शन नियर अबाउट 4 to 5 यूनिट्स होता है। तो समर में आप नियर अबाउट 5 to 6 यूनिट का यूज करके 5 to 6 यूनिट बचाते हैं। विंटर में थोड़ा सनलाइट का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन इन विंटर ऑल्सो 6-7 यूनिट प्रोड्यूस तो कर पाएगी वो आपकी सोलर पैनल। तो विंटर और समर का सॉल्यूशन हो गया। रहा बात रेनी सीजन का, तो रेनी सीजन में आप कुछ दिन को बाद कर दो तो कभी कभी सनलाइट होता है, कभी कभी नहीं होता है, लेकिन समर में आपने ज्यादा मैक्सिमम आपने यूनिट को प्रोड्यूस किया था। तो आप ऑल एंड सोल देखने जाओगे तो इट इज ए गुड सोर्स ऑफ, हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, पहले ज्यादा देती थी, अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन 80,000 70,000 उसके नजदीक में आपका ये जो सोलर पैनल का जो एक आम आदमी के घर की बात करते हैं तो आसानी से लग जाएगा।
अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करो, हमारे यहाँ 2 महीने के बाद बिल आता है, नियर अबाउट 60 डेज। ओके, अब सोचो तो 2000, 2050, 3000 आम है, तो 6 हिसाब करोगे तो 18,000 नियर अबाउट बिल आएगा। 20,000 ले लेते हैं, 20,000 लोगे तो 4 साल में आपका जो सोलर पैनल है वो फ्री हो जाएगा। और सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज पोल्यूशन नहीं होता है। तो ये हम अल्टरनेटिव के सोर्स के ऊपर हम देख सकते हैं, ठीक है। In addition, there are many other natural sources of energy which are under developmental stage for the generating electricity. दूसरे भी बहुत सारे सोर्सेज देखे जा रहे हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो। ओके, all the sources are known as non-conventional or alternative source of energy. These have been in existence for millions of years before the development so-called conventional source of energy. आप ये फॉसिल फ्यूल की बात करो, उससे भी पहले ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑलरेडी थे, कंटिन्यूसली है जब तक टाइम रहेगा। एक वर्ड आया था टाइम इममेमोरियल, मतलब जब तक हमको याद है तब से ये एनर्जी हमारे पास है और कंटिन्यूसली हमको मिल रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ओके, द मेन एडवांटेज और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नॉन कन्वेंशनल और अल्टरनेटिव सोर्स। देखो, नॉन कन्वेंशनल बोला जाए, अल्टरनेटिव सोर्स बोला जाए, दोनों सेम है। तो याद रखना है, क्वेश्चन को थोड़ा डाइवर्ट करके ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, तो मतलब दोनों सेम ही है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी आर अवेलेबल फ्रीली एंड इन एबंडेंस। एक तो मुफ्त में है और उसका क्वांटिटी देखोगे तो वो भी ज्यादा है। एबंडेंस का मतलब मोर क्वांटिटी। इन फैक्ट दे आर रिन्यूएबल, सो देयर इज नो फियर ऑफ देयर गेटिंग एग्जॉस्टेड और डिप्लीटेड। खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा, वो डर भी नहीं रहता है हमको। कंटिन्यूसली मिलता रहता है, रोज मिलेगा, खत्म होने का डर नहीं है। ये हमारा फर्स्ट एडवांटेज। सेकेंड वन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, कोई भी तरह का पोल्यूशन क्रिएट नहीं होता है। ये आपका सेकेंड एडवांटेज है। थर्ड वन, they can be tapped at large scale at one place or in small amount at number of places at the same time, including remote and inaccessible areas like hilly terrain, deep forest or desert where in fact conventional electricity generating plant may not be feasible. तो ऐसी जगह पे भी आप इसका यूज कर सकते हो जहाँ पे सच में अगर आप चाहो तो भी ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हमारे थ्रू विच वी आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, वो वहाँ पे अगर हमको इंस्टॉल करने हैं तो भी नहीं हो सकते। इनएक्सेसिबल एरिया मतलब वहाँ पे आप नहीं पहुँच पाओगे। तो वहाँ पे आप छोटे अमाउंट में या बड़े अमाउंट में, अलग अलग जगह पे छोटे अमाउंट में आप प्रोड्यूस कर सकते हो। कोई बड़ा सा प्लांट लगा के